इंसान रोबोट्स को शऊर देने जा रहा है, लेकिन क्या ये शऊर हासिल करके ये रोबोट्स, ये सॉफ्टवेयर हमारे खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे? क्या ये हमें ख़त्म करने के लिए एक गठजोड़ तो नहीं बना लेंगे? और अगर ऐसा हो तो उसका इदराक इंसान कैसे करेगा? मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हम रोबोट्स की बात करें तो इस वक्त हम दो किस्म के रोबोट्स बना रहे हैं। एक वो रोबोट जो हम बनाना चाहते हैं और दूसरे रोबोट्स जो हम इस वक्त बना रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं ड्रोन्स की तरफ। प्रीडेटर, वो ड्रोन जो अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया गया, एक सेमी ऑटोमेटिक रोबोट है। यह रोबोट प्रोग्राम किया जाता है, यानी हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बिल्कुल वे वैसे ही काम करता जाता है। इसका अपना शऊर नहीं है। अगर हम ऑटोनोमस कार की बात करें तो ऑटोनोमस कार भी हमारी इंस्ट्रक्शंस पर चल रही होती हैं। जो चीज़ें उसके अंदर प्रोग्राम में लिखी जा चुकी होती हैं वो हूबहू उन्हीं को मान रही होती हैं, और उसके साथ साथ उसे एडिशनल एड जीपीएस मैप से चाहिए होता है। ये वो रोबोट्स हैं जो कि हमारे कहने पर चलते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं उन रोबोट्स में जो कि अपना शऊर रखते हैं, जो अपने डिसीजन मौके पर करते हों। मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ख़ास किस्म के रोबोट्स की तरफ जिसे सेकंड जनरेशन रोबोटिक्स में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इन रोबोट्स को बनाने के लिए हमें बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम अपने दिमाग की तरफ देखें, क्योंकि शऊर दिमाग से ही हासिल होता है, एक उसकी हायर डिग्री है, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कभी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिल सकती। आप दिमाग के एक हिस्से को काट दें, एक पोर्शन को काट दें, तो दिमाग का दूसरा हिस्सा उसकी जगह काम करना शुरू कर देता है। इस तरीके के बहुत से एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जहां दिमाग का एक चौथाई हिस्सा और कई जगह पर आधा दिमाग भी ना होने की वजह से इंसान नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन आप एक चिप में से एक ट्रांजिस्टर निकाल लें, वो चिप काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब यह है कि बायोलॉजिकल सिस्टम ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा सुपीरियर हैं अगर हमने इंटेलिजेंट स्पीशीज़ को बनाना है। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर अब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, फ्लेक्सिबल है, इसमें प्लास्टिसिटी है, और हम जो काम बार बार करते हैं वो ये याद रखना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग दो ऐसे काम कर सकता है जो कि इस वक्त रोबोटिक्स में और इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नहीं बना पाए। पहली चीज़ ये है कि हम पैटर्न रिकग्निशन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स दिखा रहा हूँ, तो हमारा दिमाग जैसे ही किसी पैटर्न को देखता है फ़ौरन रिकग्नाइज कर लेता है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर अभी इस पर काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ बहुत अहम है, वो है कॉमन सेंस। हम बड़े आराम से छोटे छोटे डिसीजन कॉमन सेंस की बेस पर कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि बारिश हमेशा बुरे वक्त पर ही होती है। इस लफ्ज़ का, इस जुमले का मतलब एक रोबोट क्या लेगा और एक इंसान क्या लेगा। रोबोट, उसकी सेंसेस बहुत अच्छी होंगी, वो अच्छे तरीके से इसको सुनेगा, ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेसिंग करेगा, लेकिन वो इसके अदबी मतलब की तरफ चला जाएगा, वो इसके लिटरेरी मीनिंग्स की तरफ चला जाएगा। जबकि ये एक इस्तिआराती जुमला है, यानी एक मेटाफोरिकल जुमला है, और इसके मतलब कुछ और बनते हैं। अगर आप इस शेर को ही देख लें, आंखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली है कभी गर्दने महताब में बाहें, तो अब गर्दने महताब कंप्यूटर क्या समझेगा? वो इस चीज़ को नहीं प्रॉपर तरीके से देख सकेगा। उसे ज़बान समझना तो आती है, लेकिन हमारे इस्तिआराती जुमले उसको समझ नहीं आएंगे। मैं आपको रोबोटिक्स की कुछ हिस्ट्री की तरफ लेके चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक MIT साइंटिस्ट की तरफ लेके चलता हूँ जिन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया जो कि पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता था, जिसमें दिमाग बहुत अच्छा था। इन डॉक्टर साहब का नाम है टमासो, अगर मैं ये नाम सही ले रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जो कि इमीडिएटली किसी भी पैटर्न को रिकग्नाइज कर लेते थे, क्योंकि यही काम हम करते थे जब हम जंगलों में रहते थे और छुपे हुए जानवरों को हम देखते थे, तो हम फ़ौरन पता लग जाता था कि यहाँ पर शेर छुपा हुआ है और यहाँ पर कोई और दरिंदा छुपा हुआ है। तो वो प्रोग्राम, उसकी आउटलाइन, उसके फीचर, उसकी शेडिंग, इन सब को फ़ौरन पहचान लेता है और उसमें से वो छुपी हुई चीज़ निकाल लेता है।
मैं उसके बाद आपको एक और प्रोग्राम की तरफ, एक और रोबोट की तरफ लेकर चलता हूं जिसे स्टेयर कहा जाता है। इसका काम बड़ा सिंपल है। इसे आप एक पैटर्न दिखा दें और मुख्तलिफ किस्म की शेप्स इसके टेबल पर रख दें। इसके ऊपर एक टेबल भी बना हुआ है। ये बिल्कुल वही शेप उठाए जिसके बारे में आपने इसको बताया। इसे प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके इंस्ट्रक्शन सेट पर चलेगा, खुद डिसीजन नहीं करेगा, सिर्फ मैचिंग करेगा और जो चीज़ें मिसमैच हो रही हैं उनको अलग कर देगा। फिर हम एक और रोबोट की तरफ आते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस साइड पर जा रहे हैं। ये होंडा कंपनी का रोबोट है असीमो। असीमो रोबोट सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, फेस को रिकग्नाइज कर सकता है। तो जो फेसेस आपने उसको दिए हुए हैं उनको रिकग्नाइज कर सकता है, लेकिन जिन फेसेस के बारे में इसको पता नहीं है उनको दूसरी मरतबा देखने पर भी रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा। जो हमने इसके इंस्ट्रक्शन सेट में लिखा है वही काम कर सकता है, लेकिन ये सारे रोबोट मक्खी की इंटेलिजेंस को नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक मक्खी को देखें तो उसकी फीलिंग्स भी हैं, उसके पास इंटेलिजेंस भी है, वो रिप्रोड्यूस भी करती है, वो देखती भी है, वो हाइड भी करती है, वो फाइट भी करती है, उसके मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर हैं। हम अभी तक ऐसा रोबोट नहीं बना पाए और उसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास दिमाग का एक बहुत छोटा हिस्सा डेवलप होता है जिसे हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, और उसके ऊपर लिम्बिक ब्रेन आता है, यानी उसके बाद लिम्बिक ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होती है। तो लिम्बिक ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ से आते हैं इमोशंस। तो हमें अगर इमोशंस कंप्यूटर्स को और रोबोट्स को देने हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लिखने पड़ेंगे। मैं आपको एक और रोबोट की तरफ लेकर चलता हूँ जिसका नाम है किस्मत। किस्मत वैसे तो हम उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ समझते हैं, लेकिन ये तर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब वही है फेट, जो हम उर्दू में समझते हैं। तो यहाँ पर आपको किस्मत रोबोट दिखाया जा रहा है जो कि स्माइल करता है, जो कि एक्सप्रेशंस को पहचानता है, लेकिन ये खुद एक्सप्रेशंस देता नहीं है, बल्कि इसे बताया गया है कि जो एक्सप्रेशन आपके सामने है उसको आपने डुप्लीकेट करना है। MIT ने ये रोबोट 1990 में बनाया था और इसमें भी आपको शऊर कहीं नज़र नहीं आ रहा, आपके गिवन इंस्ट्रक्शन सेट पर काम हो रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़े साइंसदान की तरफ लेकर चलता हूं जिस पर मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं। ये साइंसदान गूगल में काम करते हैं और गूगल का जितना भी डाटा है उसको एनालाइज करते हैं। कंप्यूटर एनालिस्ट हैं और डाटा साइंटिस्ट हैं। इनका नाम है रेमंड कर्वेल, मैं अगर सही नाम ले रहा हूं, कर्वेल। इन्होंने बहुत सी पेशन गोइयाँ की और इनकी पेशन गोइयाँ तकरीबन 86% ठीक निकली, और उसके बाद इन्होंने इस सदी की भी बहुत सी पेशन गोइयाँ की। इनकी पेशन गोइयों में एक पेशन गोई ये है कि 2045 में हम ऐसी मशीन बना सकेंगे जिसको कॉन्शियस दिया जा सकेगा, यानी उस वक्त तक तकरीबन हम दिमाग के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके होंगे और हम मशीनों को शऊर देना शुरू कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इनकी पुरानी की गई पेशन गोइयाँ, टेक्नोलॉजिकल पेशन गोइयाँ 86% ठीक हुई। अब आपका सवाल ये होगा कि शऊर है क्या? इसका जवाब हमें दिया एक और साइंसदान है जिनका नाम है मिशियो काकू, जिसको आप ज़रूर जानते होंगे। इन्होंने कहा कि शऊर में 3 चीज़ें होती हैं। अगर एक स्पीशीज शऊर रखती है तो वो ये 3 काम करेगी। वो अपने एटमॉस्फेयर को सेंस करेगी, एनवायरनमेंट को सेंस करेगी और उसके बाद अपनी एनवायरनमेंट को रिकग्नाइज कर सकती है। यानी उसका मतलब ये है कि उसके पास मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स हों और उसके पास पीछे एक प्रोसेसिंग चिप हो जो कि प्रोसेस कर रही है। उसे अपना इदराक होता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है। ये बहुत अहम पॉइंट है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद इदराकी होती है उसके अंदर। और तीसरी चीज़ यह है कि वो मुस्तकबिल के बारे में प्लान कर सकती है, स्ट्रेटजीज बना सकती है, गोल्स बना सकती है। अगर हम आज के कंप्यूटर्स को देखें तो उनकी सेंसिंग एबिलिटी तो बहुत अच्छी है। जो पहला पॉइंट था सेंसिंग एबिलिटी, वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उनके पास हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, ज़्यादा पिक्सल्स ले सकते हैं, दूर की चीज़ों को सुन सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर वो हमसे आगे हैं। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो बहुत से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि हमें फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है कि फ्यूचर प्लानिंग, उसमें भी कंप्यूटर्स अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान से आगे निकल रहे हैं। लेकिन जो बीच का पॉइंट है खुद इदराकी का, सेल्फ अवेयरनेस का, इसमें अभी कंप्यूटर साइंस और रोबोट्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं। रोबोट्स के बारे में हमारा ये ख्याल है कि अगर हम रोबोट्स को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देंगे तो रोबोट्स फ्यूचर में अपने बच्चे बनाना शुरू कर देंगे जो कि उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जनरेशन्स में इंटेलिजेंस लेकर आएंगे और फिर एक टाइम आएगा जब वो
ये फैसला कर सकते हैं कि इंसान की अब दुनिया में ज़रूरत नहीं है और वो इंसान को ख़त्म करना शुरू कर दें। तो ये पहला सिनेरियो है, तो वो इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं, ज़मीन को इंटेलिजेंट बनाएंगे, ज़मीन से बाहर निकलेंगे, सोलर सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, और फिर पूरी यूनिवर्स को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक टेक ओवर होगा रोबोट्स का, अगर हमने उनको कंट्रोल में नहीं रखा। लेकिन दूसरा सिनेरियो वो है जिस पर हम इंसान सोचने के बाद काम कर रहे हैं, और वो सिनेरियो ये है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट सुने होंगे जिसमें हम दिमाग में चिप लगा रहे हैं। आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट सुने होंगे जिसमें हम आँखों में मुख्तलिफ किस्म के कैमरे लगा रहे हैं, हम अपनी जीन एडिटिंग कर रहे हैं ताकि हम सुपर ह्यूमन पावर्स ले सकें। ये चीज़ें हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा अरसा जी सकें, बुढ़ापा स्लो आए। नैनो टेक्नोलॉजी पर इतना काम किया जा रहा है कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा ज़ख्मी हो तो वो फ़ौरन रिपेयर हो जाए, जिस तरीके से आपने मूवीज़ में देखा है। हम सैरोगेट्स पर काम कर रहे हैं ताकि हम अपना शऊर उनमें डाउनलोड करें और एक नया वर्जन, अदील इम्तियाज़ का एक नया वर्जन आ सके। हम कंप्यूटर साइंस जिसकी बेसिस सिलिकॉन है और बायोलॉजिकल साइंस जिसकी बेसिस सेल या कार्बन है, तो हम सिलिकॉन और कार्बन की टेक्नोलॉजीज़ को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो, इंसान बेहतर तरीके से अपनी सलाहियतों को बढ़ा सके, इंसान अंधेरे में भी देख सके, इंसान अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी देख सके, एक्सरेज भी देख सके, वो चीज़ें जो अब हम नहीं कर सकते वो कर सकें, इंसान के पर हो सकें। ये हवाई बातें नहीं, इन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स मैं बता चुका हूँ और बाकी मैं बताता रहूँगा। तो फ्यूचर के लिए हम रोबोट्स पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहारा ना लें, बल्कि हम अपने आप को अपग्रेड करें और अपने आप को इतना ऊपर लेकर जाएं कि हम खुद ही फ्यूचर के रोबोट्स हों। क्योंकि हम ये समझते हैं कि रोबोट्स को इस वक्त जितनी भी फंडिंग आ रही है वो सारी की सारी डिफेंस से आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो कि मारने के लिए बनाए जाते हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, ऑटोमेटिक गन्स बना रहे हैं और बहुत किस्म के रोबोट्स बना रहे हैं। लेकिन ये फंडिंग सिविलियन से आनी चाहिए ताकि हम उसको रिसर्च की तरफ भी ले जा सकें, हम उसे कुकिंग की तरफ भी लेके जा सकें, हम उसे गेम्स भी खिलवा सकें। तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि हम रोबोटिक्स को कैसे देखते हैं और हम अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं ताकि हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। अगर हम रोबोट्स की तरफ जाएंगे तो उनको एक छोटे इंटेलिजेंस लेवल पर हम रखेंगे, उनकी फोर्सेस भी बनाएंगे कि अगर कोई रोबोट डिफरेंट काम करे हमारे इंस्ट्रक्शन सेट से, या जो हमने उसको ऑटोनोमी दी है उससे डिफरेंट काम करे, तो उसे फ़ौरन पकड़ लिया जाए, या उसके दिमाग पे एक ऐसी चिप लगाई जाए जब हम ऐसे लगे कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है तो उस चिप को हम एक्टिवेट कर दें और वो रोबोट बंद हो जाए, उसकी पावर फेलियर हो जाए। लेकिन ये सारा काम उस वक्त होगा जब हम अपने दिमाग को प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे, हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकेंगे। इसलिए आज बहुत सी रिसर्च इस चीज़ पर काम कर रही है कि हम किस तरीके से अपने दिमाग की रिवर्स इंजीनियरिंग करें, हम किस तरीके से अपने दिमाग को समझें ताकि उस इंटेलिजेंस को हम मुंतकिल करें रोबोटिक्स में भी निचले लेवल पर, और ऊपर के लेवल पर हम अपने आप को सुपर ह्यूमंस बनाएं, हम इतना अच्छा अपने आप को बनाएं कि हम फ्यूचर के रोबोट्स हों और ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा सलाहियतों के साथ रह सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तकनीक ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।